नमस्कार सभी को। प्रद्युम्न ज्ञान कुंड में आपका स्वागत है। आज पढ़ाई के तरीक़ों को थोड़ा-सा बदलने का प्रयास करते हैं और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी जो कि एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे एकेडमिक दृष्टिकोण से देखा जाए और चाहे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। तो आज हम उसे मेरे कुछ नोट्स हैं, उसके माध्यम से थोड़ा-थोड़ा, छोटे-छोटे वीडियोज़ के माध्यम से कवर करेंगे, जिससे आपको भी मदद मिलेगी और कहीं न कहीं आप इसको खूब शेयर करिए, तो ये कई लोगों तक जाएगा और बहुत मदद का काम करेगा। तो ये लेक्चर 1 है, जिसमें पारिस्थितिकी और पर्यावरण मैं रीड करता जा रहा हूँ और उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो इसमें बेसिकली परंपरागत और गैर परंपरागत मतलब ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल 2 तरह से पढ़ना पड़ता है। परंपरागत में अगर हम देखें तो जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी पढ़नी रहेगी, इकोलॉजी पढ़नी रहेगी, पारिस्थितिकी तंत्र और पॉल्यूशन, प्रदूषण पढ़ना रहेगा। जो हमारा गैर परंपरागत है, उसमें ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन क्षरण और सम्मेलन हैं, कुछ संगठन हैं और सतत विकास की कुछ ऐसी शब्दावलियाँ हैं, उससे हम परिचित होंगे। तो इस नोट्स में हम धीरे-धीरे सब कवर करेंगे। तो पहले हम देखेंगे इकोलॉजी। इकोलॉजी जो है सबसे पहले 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन था, 5 जून को हुआ था और यहीं से पर्यावरण दिवस की जो कॉन्सेप्ट है, हम लोग यहीं से पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और ये पहला ऐसा वैश्विक मुद्दा था, जहाँ पर पूरा विश्व एक मत था और पहली बार ये पर्यावरण संबंधी जो चुनौतियाँ थीं, उसकी चर्चा की गई। और यहाँ हम देखते हैं कि विश्व की 2 बड़ी शक्तियाँ अमेरिका और रूस, जो कि अलग-थलग थे, काफ़ी उनका मतभेद था, लेकिन पर्यावरण और पारिस्थितिकी जैसी चुनौतियाँ उनके लिए पहला ऐसा मुद्दा था, जहाँ अमेरिका और रूस दोनों एक साथ एक मंच पर खड़े थे। उसके बाद से 1972 में चूँकि ये मनाया गया स्टॉकहोम में, उसके बाद इसकी 10वीं वर्षगांठ नैरोबी में 1982 में मनाई जाती है और उससे 10 साल बाद यानी 1992 रियो डी जेनेरियो में विश्व पृथ्वी सम्मेलन आयोजित होता है। तो मोटी-मोटा ये पूरी थी एक तरह से देखा जाए तो जो हम देखते हैं कि बड़े देश यहाँ पे एक मंच साझा करते हैं और पर्यावरणीय चुनौतियों को समझने का प्रयास करते हैं। अब पारिस्थितिकी, अगर हम इकोलॉजी को समझने का प्रयास करें तो हम समझते हैं कि किसी क्षेत्र की जैविक, बायोटिक और अबायोटिक, जैविक और अजैविक कारकों का जो अध्ययन होता है, उसे हम पारिस्थितिकी कहते हैं। आगे हम समझेंगे जैविक क्या होता है, अजैविक क्या होता है। बेसिकली जैविक में आपके प्रोड्यूसर हैं, कंपोज़र हैं, प्रोड्यूसर हैं, कंज्यूमर्स हैं और आपके डिकम्पोज़र्स हैं, जिसको बोलते हैं उत्पादनकर्ता, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। ये हम आगे पढ़ेंगे। इसमें हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा की स्टोन प्रजातियाँ, जिसको कुंजी प्रजातियाँ कहते हैं। वास्तव में ऐसी प्रजातियाँ जो पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या में तो बहुत कम होती हैं, लेकिन इनका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। हम इसे कुंजी प्रजातियाँ कहते हैं। जैसे बाघ, बाघ देखिए जंगल में होता तो बहुत कम है, लेकिन अगर ये बाघ ही ना रहे तो हम क्या कहेंगे कि जो खरगोश हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी या फिर बाघ जिसको खाते हैं उनकी संख्याएँ बढ़ जाएँगी। तो हम समझते हैं कि डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा इकोलॉजी जो है, बायोडायवर्सिटी जो है, सब प्रभावित होने लगेगी। तो कहीं न कहीं बाघ जो है वो कीस्टोन स्पीशीज़ हैं, कुंजी प्रजाति हैं। ऐसे ही वनों में जो लगने वाली आग जो होती है, वो वहाँ पे जो संकीर्ण यानी चौड़ी पत्ती वाले होते हैं, उसमें रेज़िन होती है और जब आग पकड़ती है तो बड़े वृक्षों तक जाने से वो बचाती है। तो ये भी कीस्टोन स्पीशीज़ का काम करते हैं और आग रोकने में वो सहायता देते हैं। ऐसे सदाबहार पेड़, जैसे पर्णपाती कोई वन है, वहाँ पे अगर हम सदाबहार पेड़ लगाएँगे तो पर्णपाती यानी जब पत्ते गिर जाएँगे तो सदाबहार वन जो है वो कीस्टोन स्पीशीज़ का काम करेंगे और बाकी जीव जो हैं अपना जो कार्य है वो किससे पूरा करेंगे? सदाबहार वनों से पूरा करेंगे। तो हम ये जो देखते हैं सदाबहार वन हो गए, पर्णपाती वनों में सदाबहार पेड़ या फिर बाघ, तो ये सब क्या हैं? कीस्टोन स्पीशीज़ का काम करते हैं। उसके बाद से थोड़ा-सा और चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अभी वीडियो लगभग 4.5 मिनट की हुई है। प्रजाति, प्रजाति क्या होती है? ऐसे 2 जीव, यहाँ पे आप देख भी सकते हो। प्रजाति जो होती है, ऐसे 2 जीव जो लैंगिक प्रजनन कर सकते हैं और इनकी जो जब ये लैंगिक प्रजनन करेंगे तो इनकी आने वाली जो संतान होगी वो भी लैंगिक रूप से सक्षम होगी और
वो ऐसे जो होते हैं वो प्रजाति कहलाते हैं। मतलब कि अगर हम देखें समान जाति वाले आगे लैंगिक प्रजनन करके आगे भी अगर वो चेन चलती जाती है तो प्रजाति की श्रेणी में आएंगे। लेकिन अगर अलग प्राणी हैं जैसे गधा है और घोड़ा है एक प्रजाति के नहीं होंगे, इसलिए अगर ये आगे लैंगिक प्रजनन करते भी हैं तो इनकी आने वाली संतानें जो होंगी वो नपुंसक होंगी। तो इसका मतलब यहाँ बहुत अच्छा मैंने लिखा था कि अगर नर गधा है और मादा घोड़ा है तो खच्चर होगा। तो ये खच्चर जो है प्रजाति नहीं है क्योंकि ये नपुंसक, तो दोनों प्रजाति में नहीं आएंगे। ऐसे अगर नर घोड़ा है और मादा गधा है तो हिन्नी, यानी कि दोनों के गुण इसमें विद्यमान होंगे। खच्चर जो होता है वो गधे जैसी मेहनत भी कर सकता है और घोड़े जैसा वो लंबा चौड़ा भी होता है। तो इसका मतलब कि गुण है लेकिन वो क्या होगा, नपुंसक होगा और आगे वो संतान नहीं उसको फिर वो कर पाएगा। तो ये स्पेसीज़ हैं। स्थानिक एंडेमिक प्रजातियां जो होती हैं, ऐसी प्रजाति जिसकी उत्पत्ति जहाँ पर हुई है, मतलब जो उसका ओरिजिन जो है उस प्रजाति की, वही उसकी स्थानिक प्रजाति कहलाती है। और ये डिसाइड कैसे करते हैं वैज्ञानिक लोग, जहाँ सबसे ज़्यादा उप प्रजातियाँ पाई जाएंगी किसी भी प्रजाति की, वो ये माना जाएगा कि वास्तव में ओरिजिन उसका वही हुआ है। जैसे चावल है, धान छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो हम मानेंगे कि जो स्थानिक प्रजाति है छत्तीसगढ़ जो है, धान की स्थानिक प्रजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ऐसे मक्का ऑस्ट्रेलिया में। मतलब कुछ कहने का मतलब कि अगर हमको पहचान करनी हो तो सबसे ज़्यादा उप प्रजातियाँ जहाँ पाई जाएंगी उसकी, वास्तव में उसका ओरिजिन वहीं पे रहा होगा और वो वहीं की स्थानिक प्रजाति है। तो थोड़ा सा आज हमने लेक्चर 1 को कंप्लीट करने की कोशिश की। अगर कोई डाउट होगा तो आप उस कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, कोई सलाह होगी तो ज़रूर दीजिएगा और साथ ही साथ इसको खूब शेयर कीजिए। नोट्स के माध्यम से कई लोगों तक जाएगा, मैं एक्सप्लेन करते चलूँगा। और ऐसे ही सारे नोट्स, ये तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी का है, मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी चीज़ों के नोट्स प्रिपेयर हैं, तो मैं चर्चा करता रहूँगा। बाकी और भी वीडियोज़ हैं, आप वहाँ भी जाइए देखिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।